क्या कहते हैं वो कहावत है ना, अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अगर ठीक है, अगर आप लोग खुश हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी सारे काम में। अच्छा बेटा, बस सर अभी जी 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 बोलें। सर, जैसे कि सर आप जानते हैं कि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन में पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए स्पेशली पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, और लेक्चर्स देना टाइम पे और एक किस्म का डिलीवर करना। तो सर आप की तरफ से हमें कोई ऐसी वैसी कोई परेशानी तो नहीं आई? आपने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट भी किया, और हम यानी कि इन कॉन्टैक्ट रहे आप। सर उसके लिए हमने ना थोड़ा बहुत आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। तो सर अगर आप हमें देखें स्क्रीन पे। जी जी एक मिनट बेटा। चलो जी, मना कर रही है। चलो माशाल्लाह बेटा, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आप लोग को जज़ा दे। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। चलो थैंक यू बेटा। अच्छा बेटे, चलो। अच्छा जी, आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आप फैराडे लॉ के बारे में क्या जानते हैं। सर क्यों जनाब, क्या जानते हैं फैराडे लॉ के बारे में। सर अगर किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस होता है सर। चले हम, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम इसी बात को थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे। देखें, अभी तक हमने पढ़ा है स्टैटिक ईएम फील्ड्स। स्टैटिक ईएम फील्ड्स, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो ई फील्ड जो है वो भी टाइम इनवेरिएंट है, और जो एच फील्ड है ये भी टाइम इनवेरिएंट है। कोई भी नहीं ऊपर। अच्छा बेटा, मुझे एक मिनट जरा आप एक्सक्यूज करें, मैं आता हूँ। ओके सर। वो ये क्या किया है, मेरी कॉल काट रही थी। सर से पेपर पूछा, सर ने कहा है कि ये इधर से एक क्वेश्चन आएगा, इधर से एक क्वेश्चन आएगा। तो उस टाइम तो लगे हुए थे सर, ये मसला था ऑनलाइन का, ये वो, मैंने समझा कि अभी करने लगे, बोला भी था सुकून करो, आराम नहीं आता तुम लोग को। चलो खैर है, मैं आपको बता दूंगा। मैं कैमरा ऑन करके दोबारा ज्वाइन किया था। कर हम सर को बोलते हैं। कोई टाइम होता है, अभी सब्र करो। बेटा खामोश खामोश रह। बस। अच्छा जी, तो सॉरी, हाँ जी,
तो पहले हम पढ़े थे स्टैटिक ईएम फील्ड्स के बारे में, ठीक है, जो कि टाइम इनवेरिएंट होती है। तो अब बिल्कुल कंक्लूड करने के लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें स्टैटिक ईएम फील्ड्स की एग्जांपल्स तो हैं, वो हमने देख लिया। लेकिन जो डायनामिक ईएम फील्ड्स हैं, जिसका मतलब है कि जो टाइम इनवेरिएंट है, उनकी भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और डायनामिक की अगर आप सबसे बड़ी जो देखें एप्लीकेशन, तो वो है हमारे पास मैं कहूँगा ईएम वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन जो है, ये डायनामिक ईएम फील्ड की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। और आप ये देखें कि इसी की बेसिस के ऊपर सारी की सारी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी इसी के ऊपर चल रही है, ठीक है। फिर फर्दर ऑन आई डू नॉट नो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताइए कि ये किस कैटेगरी में फॉल करती है। जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, स्टैटिक में या डायनामिक में? डायनामिक है सर। जी ठीक है, डायनामिक में चलें, ये बताएं। मोटर भी सर डायनामिक होगी। ये दोनों में फॉल करते हैं, ठीक है। एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न्ड, you have DC motors, right? जी सर, डीसी भी हैं। And you have AC motors, ठीक है। तो DC में you have static current, static voltage, resulting जो फील्ड होगी वो static EM फील्ड होगी, ठीक है। AC में you have alternating, तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो डायनामिक फील्ड होगी, ठीक है। ओके, इनके बारे में बताएं। जनरेटर्स के बारे में ये बताएं। ये भी फिर इस तरह मोटर्स की तरह दोनों में होंगे। ठीक है, आई डो नॉट नो, DC जनरेटर्स होते हैं, आपने पढ़े हैं? यस सर होता है। ठीक है, तो होते फिर हैं सर। मोटर्स की तरह ये भी दोनों में, ठीक है। तो आप ये देखिए कि लेकिन जो एक ये एप्लीकेशन है जिसके ऊपर सारी की सारी आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर रही है, रिगार्डलेस किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर हो, वो सारी की सारी डायनामिक ईएम फील्ड की है। तो अगर हम डायनामिक ईएम फील्ड को स्टडी ना करें या उसके बारे में हम ना अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह से काम करती है, तो ये बहुत बड़ा आप यूं कह लें कि एक लॉस है, यानी पिक्चर कंप्लीट नहीं होती आपके पास, ठीक है। मजे की बात यह है कि जो डायनामिक ईएम फील्ड है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सिर्फ एक ही लॉ है, और जो कि फैराडे लॉ है, ठीक है। और फैराडे लॉ, यार क्या बात है, फैराडे लॉ जो है वो, उसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है, और वो कहानी ये छुपी हुई है, आपकी किताब में भी ये मेंशन्ड है। वो ये कि जो माइकल फैराडे था, ही सेड कि ये बात तब तक वेल नोन थी कि इफ यू हैव करंट तो यू विल हैव एच फील्ड, ठीक है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बात वेल नोन थी टिल दैट टाइम। ही वांटेड टू नो कि अगर हमारे पास एच फील्ड है तो वुड वी बी एबल टू जनरेट करंट फ्रॉम इट और नॉट, यानी ये जो रिवर्स है फिनोमेना, इज इट पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि ही स्टार्टेड डूइंग सम एक्सपेरिमेंटेशन, और उसने क्या किया, दैट ही हैड सम लूप ऑफ करंट, ठीक है। लूप इस वजह से बिकॉज उसने इसके जो एंड के दो टर्मिनल्स थे, इसको उसने एक वोल्ट मीटर या गल्वेनोमीटर, जो कि फिजिक्स में आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन होता है वोल्टेज और करंट मीटर का। तो बहरहाल उसने एक लूप के जो एंड के दो टर्मिनल्स थे, उसको उसने गल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड को इसमें से पास कर रहा था, ठीक है, ये देखने के लिए कि जी अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर पे से पास कर रही है तो इसमें कोई करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता।
तो काफ़ी देर क्योंकि स्टैटिक जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर स्टैटिक करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही होती है, एसी करंट होगा तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन उसने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस की हुई थी प्रोबेबली बाय वर्च्यू ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, एंड ही वाज पासिंग थ्रू इट। लेकिन व्हाट हैपेंड इज के देयर वाज नो रिजल्ट, लेकिन जब बाय एक्सीडेंटली जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स था वो अपनी जगह से जब हटा, तो उसने ये देखा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है वो नीडल थोड़ा सा चेंज हुई। उसने उसको दोबारा एक्सीडेंट को रिपीट करके देखा, एंड लेटर ऑन ही केम टू दिस कंक्लूजन कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जरूर प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेरी करना जरूरी है, ठीक है। अब तो ये फैराडे लॉ का प्रिंसिपल है, जो कि ये कहता है कि अगर किसी भी जगह पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वजह से एक जो लूप है उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। और मैं इसको ईएमएफ क्यों लिख रहा हूँ ये भी हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ। और आगे जाके हम देखेंगे कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गई करंट की वजह से, लेकिन प्रीवियसली हम तो दो फील्ड्स की बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो ईएम वेव है इसके अंदर नाम से आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी मौजूद है। तो अब हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके करंट तो प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। तो ई फील्ड जो है वो कंपोनेंट कैसे आएगा, क्या उसका रिवर्सल मौजूद है या नहीं मौजूद, ये हमने देखना है, या हम किस तरह से एक ईएम वेव जनरेट कर सकते हैं ये भी हमने देखना है। तो आपके सामने है कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो स्टेडी करंट्स हैं उसकी वजह से मैग्नेटोस्टैटिक। लेकिन जो टाइम वेरिंग करंट्स हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो जाती हैं या वेव जनरेट हो जाती हैं। तो खाली जो टाइम वेरिंग करंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी आ जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी आ जाता है, ठीक है। कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2, ये दोनों कंपोनेंट्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो फैराडे लॉ तो खाली मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को डील कर रहा है जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ से हम यहाँ कैसे आ जाते हैं ये हम जाके देखेंगे, ठीक है। ये कहानी लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन फैराडेज एक्सपेरिमेंट। और एक और चीज है जिसको हम जाके देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि पूरी की पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है। ओके, तो जो फैराडे लॉ है वो हमें ये कहता है कि अभी अगर किसी भी सर्किट में इफ वी हैव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, if we have that in any circuital arrangement, so then there is a voltage induced in that circuit, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो फ्लक्स लिंकेज है दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स लिंकेज, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। और उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं वोल्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप वेरी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन उससे प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम वेरिंग, वी नो कि इट कैन बी डन बाय टू मींस, परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी, और टाइम वेरिंग ठीक है, टाइम वेरिंग करंट की वजह से भी।
ठीक है, तो इफ वी हैव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, उसकी वजह से वी गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और जो एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि जो अच्छा कैसे इसको कहना चाहिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट विल एक्ट टू अपोज द फ्लक्स प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि चलें इसको समझने के लिए ये पढ़िए लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट, जिस सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से है कि उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंड्यू क्योंकि बिकॉज वी हैव इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो इसकी वजह से अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दें वी विल हैव इंड्यूस्ड करंट, और इसकी वजह से वी विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लेंज़ेस लॉ ये कहता है इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करते हुए कि जो ये वाली है जिसको हम इंड्यूस कर रहे हैं जिस मैग्नेटिक फील्ड को, इसकी डायरेक्शन और जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। हेंस टू सेटिस्फाई लेंज़ेस लॉ वी हैव दिस नेगेटिव साइन ओवर हियर। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आता है हमारे पास लेंज़ेस लॉ की मदद से। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ इंक्लूड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, बैटरीज, thermocouples, fuel cells, and photovoltaic cells, which all convert non-electrical energy into electrical energy. Okay. इसको देखिए, ये हमारे पास समझें कि एक यूपीएस की बैटरी है, ठीक है, या कार बैटरी, लेड एसिड बैटरी। इसके दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे इसके नीचे वी हैव अ बॉक्स। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास बैटरी का पानी वानी हमने डाला हुआ है, बैटरी की प्लेट्स हैं यहाँ पे। और जब हम इनिशियली बैटरी खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि तेज़ाब वेज़ाब और काफ़ी सारी चीज़ें कुछ डालते हैं। वो सारी चीज़ें किस लिए डालते हैं? टू क्रिएट एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में वी हैव आयोनाइजेशन in that particular liquid, and we have all the positive charges on this particular plate and we have all the negative charges on this particular plate। ठीक है, या जितनी भी प्लेट्स होती हैं, this is connected to this terminal and this is connected to this terminal, जिसकी वजह से हमें बैटरी के ऊपर एक certain वोल्टेज 12 वोल्ट्स 24 वोल्ट्स जितने की भी वो बैटरी होती है, ऑफ कोर्स इट इज अनरेगुलेटेड, और जो वोल्टेज हमें मिल रहा होगा वो अमाउंट ऑफ एसिड जो हमने इनिशियली उसमें डाला हुआ होगा उसकी बेसिस के ऊपर मिल रहा होगा। तो इट वुड वेरी बिटवीन समवेयर 12 से ऊपर नीचे कहीं जा रहा होगा, कोई टॉलरेंस वैल्यू होगी, लेकिन इट वुड बी सम स्पेसिफिक वोल्टेज। ठीक हो गया। अब नाउ इफ यू लुक एट इट, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन की वजह से हमारे पास वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, इफ यू कनेक्ट अ सर्किट so there will be some current passing through it। ठीक है, if you have a resistance so there will be some current passing through it and potential across the battery would be IR। ठीक है, V is equal to IR by virtue of Ohm's law। सही हो गया। अब हम देखते हैं ई फील्ड के पर्सपेक्टिव से। You have charge accumulation over here, you have charge accumulation over here, these are two terminals of batteries। ठीक है, if you look at it you have अच्छा, तो you have electric field, say this is the positive terminal and this is the negative terminal। मैंने कर लिया, मैंने भी करना ना। दूध रस की।
अच्छा, this is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal of the battery. ठीक है. Now if you look at it, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और वर्जन यहाँ पे, ठीक है, और ये जो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है EF, ठीक है, दिस इज EMF प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि इस केमिकल एक्शन की वजह से बनी है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एंड इफ यू लुक एट इट बोथ ऑफ देम दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन जो टोटल ई फील्ड है दैट वुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है. नाउ ये जो EMF प्रोड्यूस्ड ई फील्ड है, ठीक है, इसको अगर आप देखिए तो दिस इज द इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है, तो और लेंजेस लॉ के तहत बोथ ऑफ देम दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एज वेल, ठीक है. तो इनसाइड द बैटरी इसकी डायरेक्शन फर्क है और आउटसाइड द बैटरी इसकी डायरेक्शन फर्क है. इनसाइड द बैटरी और आउटसाइड द बैटरी जो है वो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. अगर हम टोटल ई फील्ड डिटरमिन करने की कोशिश करें तो वी गेट विद दिस इक्वेशन, ठीक है. अगर हम क्लोज सर्किट के ऊपर इसको इंटीग्रेट करें तो वी गेट दिस. नाउ इफ यू लुक एट इट, जो बिकॉज ये वाली जो क्लोज लूप सर्कुलेशन है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इंड्यूस्ड EMF फील्ड है और जो एक्सटर्नल EMF फील्ड है, बोथ ऑफ देम दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू IR विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. ओके सर जी बेटा. ये जो सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल्स टू EF प्लस EE, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये EMF ये दोनों एक चीज़ें नहीं है? जी बेटा, दोनों एक ही चीजें हैं, इसी वजह से उन दोनों को इक्वेट किया ना उसमें. तो ये जो EMF का फार्मूला है उसमें दोनों को सम नहीं होना चाहिए था, दोनों के इंटीग्रल्स का? आप इसको यूं समझ लें कि फॉर द मोमेंट आप इस वाले को आप चलें टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन, इसको आप खत्म कर दीजिए बेशक. ओके ठीक है, सर. ठीक है, इसको आप खत्म कर दीजिए. नाउ वी नो कि इफ वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ऐसे ही हो गया. और EF की सर. डायरेक्शन को भी बेशक आप ऑपोजिट कर लीजिए, ठीक है. यानी मैं नॉर्मली इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाता होता. इसमें अब अगर आप ओके देखें सर. तो आपको ये नजर आ रहा है कि बैटरी के केमिकल एक्शन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अब इस साइड पे भी सेम वैल्यू होनी चाहिए और इस साइड पे भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. ठीक हो गया ना. Yes, sir. ऑल्दो कि ये पाथ थोड़ा है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम, ये पाथ देखने में बड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम, तो EF शुड बी इक्वल टू EE. ठीक हो गया, ऐसी ठीक है बात ही है. सर. जी सर. लेकिन एज पर लेंजेस लॉ इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए. ऑपोजिट होगी. ठीक हो गया ना, जिसकी वजह से ये साइन है. तो इसको बेशक आप छोड़ दीजिए फॉर द मोमेंट, ठीक है सर. ठीक है. और जो टोटल इलेक्ट्रिक, तो इसको अगर आप देखिए तो नाउ दिस इज इंड्यूस्ड पोटेंशियल, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू IR. यस सर. ठीक हो गया ना. तो दिस इज व्हाट वी हैव.
ठीक है। ठीक है सर। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी V के साथ जो EMF लगाया हुआ है, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि इस पोटेंशियल की वजह से एक ऐसी फोर्स जनरेट हो रही है जो कि चार्जेस को इस पॉइंट से पुश कर रही है और इस पॉइंट तक, यानी पॉजिटिव पॉइंट से निकल रही है और नेगेटिव पॉइंट के अंदर उसको लेके आ रही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज अ फोर्स which push charges from one terminal of the battery to the other terminal of the battery. ठीक हो गया? जी सर। चलो ओके। तो अब आप थैंक बेशक यू। इसको इस एक्सप्लेनेशन के तहत बस आप इसको समझ लीजिए। ओके, एक बात हो गई। अब आप ये देखिए, तो ये सारी कहानी इस वजह से थी जस्ट टू टेल के इफ वी हैव इंड्यूस्ड वोल्टेज तो वी विल हैव current passing through that circuit as well, as long as we have got a resistance in that circuit path. ठीक हो गया? ओके। नाउ अब जो फैराडे लॉ है वो क्या करता है? फैराडे लॉ टेल्स अस कि अगर किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भी हमारे पास उस सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, और जो पीछे हमने एक्सप्लेनेशन देखी है उसमें हमें ये पता चला है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू E डॉट DL एज वेल। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि by virtue of this we are going to have induced voltage, and by virtue of having induced voltage we will have electric field. ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि if you are changing magnetic field you are getting electric field as well. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। ठीक है, लेकिन दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ टाइम वेरिंग सिचुएशन, क्योंकि अगर टाइम वेरिंग सिचुएशन नहीं होगी तो आपके पास क्या है? B डॉट DS इज इक्वल टू व्हाट? क्यों जनाब, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में B डॉट DS की क्या वैल्यू है? 0। ठीक है, तो यू विल हैव B डॉट DS इज इक्वल टू 0, E डॉट DL इज इक्वल टू 0, इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारी की सारी चीज 0 हो जाएगी। आगे जाके हम इसको दोबारा से भी देखेंगे। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये जो फ्लक्स लिंकेज है इसको हम प्रैक्टिकली कितने तरीकों से अचीव कर सकते हैं। तो इफ यू लुक एट इट, हमारे पास अरेंजमेंट ये है कि यू हैव मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड यू हैव अ करंट लूप जिसके आपने कोई रेजिस्टेंस उसमें लगाई हुई है, एंड देन यू हैव प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल। ठीक हो गया? ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्लक्स लिंकेज तो उसके क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें। ठीक है, सबसे पहला तरीकाकार आपके सामने यही लिखा हुआ है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरी कर दें। ठीक है, स्ट्रेट अवे आप ये करना शुरू कर दें। दूसरा क्या तरीकाकार है? अगर मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की वजह से है तो फिर क्या करेंगे? फिर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मतलब लूप को रोटेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, आप या तो लूप को रोटेट कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप लूप को रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लूप का एरिया है, मतलब से फॉर एग्जांपल आप इसको किसी रोटर के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो लूप है ये ऐसे घूमना शुरू कर देती है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस एरिया है इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है, या द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो किस बात पे वेरी करना शुरू हो जाएगा? इस लूप की जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके ऊपर। ठीक है ना, इसकी जो भी रोटेशनल वेलोसिटी होगी उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देगा ना। जी सर। ठीक हो गया?
तो you have three methods. One is that you have a stationary loop, time varying magnetic field. The second one is that you have a time varying loop or static magnetic field, and the third one is when you combine both of them, यानी time varying magnetic field भी हो और loop भी vary कर रहा हो. ठीक है, तो both of them combined, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं. ठीक है, you can do it either one of them as well. Okay. तो जो सबसे पहला काम है जिसको आप जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं, इसमें इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ. ठीक है, स्टेशनरी लूप एंड टाइम वेरिंग करंट. सही है. और इसको ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि नॉर्मल जो हमारा ट्रांसफॉर्मर एक्शन होता है जिसमें हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, उसमें हमारे पास यही अरेंजमेंट होती है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होते हैं, हमारे पास कोर भी फिक्स्ड होता है. सिर्फ हमारे पास एसी कपलिंग के लिए जो प्राइमरी करंट है वो भी टाइम वेरिंग होता है, जो सेकेंडरी करंट है वो भी हमारे पास टाइम वेरिंग होता है. ठीक है, तो ये काम हम वहां पे करते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ. ओके, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज E dot dl and is equal to time rate of change of magnetic flux density. Okay, एक मिनट. ओके, तो ये B dot ds हमारे पास यहां से आया. ठीक है, ओके, और डेरिवेटिव को अंदर ले आए तो ये आ गया हमारे पास. ओके जी, अब यहां पे हमने क्या काम किया जनाब? व्हाट इज दिस? स्टोक्स थ्योरम. यहाँ पे अगर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें तो वी गेट टू दिस साइड. और नाउ इफ यू लुक एट इट, हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन है which previously used to say del cross E is equal to 0, now it has changed to this form. तो अब इससे क्या, प्रीवियसली हमारे पास इस डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 से दो इन्फरेंसेस थी. वन, हम ये कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में सर्कुलेट नहीं करती. ठीक है, ये नहीं था. और दूसरा हम कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव है. स्पेलिंग ही गलत हो गई, कंजर्वेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है. तो अब आप मुझे बताइए, क्या ई फील्ड आपको क्या लगता है कि टाइम वेरिंग जो ई फील्ड है वो क्रॉस करना शुरू कर देगी अपने आप को, या सर्कुलेट करना शुरू कर देगी? क्या ख्याल है आपका? सर्कुलेट करेगी सर. ठीक है, सर्कुलेट करना शुरू कर देगी. यस सर. और उसकी जो सर्कुलेशन की डायरेक्शन है वो कहाँ से निकलेगी? आप सर राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं. राइट हैंड रूल से. ठीक है, और क्योंकि अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है. ठीक हो गया. ओके, दूसरी बात ये कि अब हमें ये बात भी समझ लग गई है कि सर्कुलेट करने का मतलब ये है, शायद ये भी हो सकता है कि अब जो हमारे पास ई फील्ड होगी, प्रीवियसली वो खाली एक डायरेक्शन में थी. ठीक है, लेकिन अब ई फील्ड हमारे पास बाई डायरेक्शनल होगी. ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे एक जीरो क्रॉसिंग हमारे पास आएगी. ठीक है, तो कभी इस साइड पे, कभी इस साइड पे, कभी इस साइड पे, तो ई फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास जो है वो चेंज हो रही होगी. ओके, अब हम दूसरा केस देखते हैं.
ठीक है, तो जो कंजर्वेशन है वो अपनी जगह पे कायम रहेगी, लेकिन ई फील्ड जो है वो अब सर्कुलेट करना शुरू कर देगी। ओके, दूसरा है कि अगर हमारे पास एक मूविंग लूप हो स्टैटिक फील्ड के अंदर, इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम जो हमारा कॉइल है उसको हम मूव कर रहे हैं। इसके दो डिफरेंट तरीके हैं। ये कौन सी मशीन है जनाब, आपने अपने ईएमएस के कोर्स में पढ़ी हुई है? लीनियर डीसी मशीन। लीनियर डीसी मशीन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? अच्छा, ये तो लीनियर डीसी मशीन है हमारे पास, और जो मोशन वाला इफेक्ट है वो यहाँ से हमारे पास बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसको हम इस कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? इसको हम मोशनल ईएमएफ में क्यों डाल रहे हैं? सर क्योंकि इसमें भी कॉइल रोटेट कर रहा है, सेंटर वाला जो है आर्मेचर। हाँ और ठीक है, उसकी सिर्फ हमने वजह से ये सर किया जब है एरिया कि चेंज होगा तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है कि हमने इस लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन में रोटेशनल मोशन कर दी, रोटेशनल या एंगुलर। एंगुलर मोशन, ठीक हो गया ना? एंगुलर मोशन में हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास स्टैटिक फील्ड है, लेकिन हम क्योंकि इसको मूव कर रहे हैं तो जो मैंने और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जी IL भी ले सकते हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि चार्जेस आर मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, और एक्चुअल में वो वेलोसिटी जो है वो इसको मिली हुई है। उसकी वजह से हमारे पास एक फोर्स है विच इज QU क्रॉस B। और अब क्या है कि हमारे पास ये जो एरिया है तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट इज E डॉट DL। E is equal to U cross B, so we have U cross B dot DL. This is our induced voltage. मजीद इसको थोड़ा अगर हम एलेबोरेट करें तो दिस इज IDL डॉट क्रॉस B, उसकी तरफ अब हम इसको ले गए हैं, तो ILB और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है दिस इज UBL, ठीक है। कंसिडरिंग कि थीटा की वैल्यू इज 90 डिग्रीज, तो U क्रॉस B इज UB साइन थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वी हैव UB, और जो DL है इफ द टोटल वैल्यू इज L, तो वी हैव इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे अब हमारे पास अगेन स्टोक्स थ्योरम जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो वी हैव आवर मैक्सवेल इक्वेशन चेंज्ड टू दिस फॉर्म, ठीक। अब अगेन अगर आप स्टैटिक वाले केस में चले जाएं तो यू हैव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, 0 क्रॉस B इज 0, डेल क्रॉस 0। अगेन आप दोबारा से वापस आ जाएंगे अपनी डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। सेम गोज फॉर द ट्रांसफॉर्मर एक्शन, वहां पे भी अगर टाइम रेट ऑफ चेंज आप कांस्टेंट कर दें तो दोबारा से आप 0 पे आ जाते हैं और आपकी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वापस चली जाती है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों एक्शंस को, तो दिस इज व्हाट यू गेट। तो दिस पार्ट इज मोशनल एंड दिस पार्ट इज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट, ट्रांसफॉर्मर प्लस मोशनल ईएमएफ, ठीक हो गया। तो दिस इज आवर Maxwell equation, which is now changed by virtue of Faraday law if we have time varying magnetic field. देखिए जनाब, इस एग्जांपल को देखिए, मुझे बताइए इसको आप कैसे करेंगे।
क्यों जनाब, इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे? आपने करना क्या है, VEMF आपने कैलकुलेट करना है और EMF जो है हमने देखा है सर कि इसके इक्वल है, UBL के इक्वल है, UBL से ठीक है। L तो हमारे पास मिल गई, L है 6 सेंटीमीटर और B और U की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो देखते हैं कि अगर गिवन है तो। अच्छा जी, हाँ जी, B की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी है। अच्छा, दो तरीके से किया है। अच्छा, पूरा सवाल नहीं बताया। सबसे पहले कि उन्होंने ये कहा कि अगर बार स्टेशनरी है और बी जो है वो टाइम वेरिंग है, तो फिर हमने ट्रांसफार्मर एक्शन यहाँ पे लगा दिया। अगर बी हमारे पास कांस्टेंट है और जो बार है वो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वी हैव टू डिफरेंट केसेस, वन फॉर दिस वन एंड द अदर वन फॉर दिस सिनेरियो। इसको देखिए जना। अच्छा, हमने मैग्नेटिक सर्किट्स नहीं देखे तो इसको रहने दीजिए। चलिए, हम ऐसा करते हैं कि हम इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और मंडे वाले दिन हम दो काम करेंगे। एक तो हम अपना क्विज कर लेंगे और दूसरा ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट का, इसको भी फिर हम तभी कर लेंगे। तो वी हैव टू डू ओनली दीज 2 स्लाइड्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने वो करना ही है, क्योंकि हमने अपना क्विज करना ही है एक, तो लेट अस पुट इट ऑन मंडे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है सर क्विज करंट चैप्टर से ही है। क्विज जो है, अभी हमने लास्ट क्विज में क्या किया, हमने 7th चैप्टर को किया। 7 जी सर। चलें, क्या दिल है आपका, किसमें से देना आपने? आखिरी क्विज है तो चलें इसको अनाउंस कर लेते सर हैं। थोड़ा आपकी इजी कर दीजिएगा काइंडली। सर आपकी करंट मर्जी, चैप्टर ही कर आपकी लें जो मर्जी का कर पढ़ें। लेते हैं। पूरे पूरे सिलेबस में से जो चीज आप कहें। आपने मुझे चैप्टर इतना 1 इतना जबरदस्त चैप्टर 1 टास्क से ले मुझे थैंक यू किया। चैप्टर 1 से हो भी गया, थैंक यू। हाँ जी, हो गया, थैंक यू। अच्छा आप भी कर दे, आपने करना तो आप भी कर दे। ठीक है सर, करना मैंने ही था, पता नहीं कब हो गया, मुझे पता ही नहीं। अच्छा चलो, अच्छा मैं चैप्टर कर 1 रहा हूँ से सर, करना है। रोज तक। हाँ चैप्टर 1 से करना है सर। सारे लोग अग्री करें तो मुझे बताएं। सारे एग्री हैं, सारे बोलते ही नहीं है तो सर ये जो खामोशी लास्ट कर वाला लें सर, चैप्टर आप फर्स्ट से पढ़ा कर रहे हैं सर, इसी में से ले लें बेशक। सर चैप्टर 9 से भी ले लें आप, इसी से अभी जो 9 पढ़ा। से ले लें सर। ये जो रिसेंटली अभी आपने स्टार्ट करा है ना 8 के बाद, ये वाला, इससे ले लें सर। जी सर, चलो 9 ठीक, से ले लें। ठीक है, ये भी आसान है क्योंकि ये आपने, आपका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है उसमें पहला चैप्टर यही है, तो ये जी आपने सर। काफी काफी किया हुआ है तफसीली, ठीक है। तो चलें इसमें से कर लेते सर काइंडली ड्यू भी चेंज कर दीजिएगा असाइनमेंट का सर। हैं। बेटा कल तक दे दें। अच्छा क्या ठीक। है, कल फ्राइडे है, चलें सर वो संडे क्लोज तक ना दे हो दें। जाए ना सर वो। संडे तक दे दें बेटा, मैं चेंज कर चले सर देता हूँ। संडे सर, वो बस वो क्लोज ना हो जाए ना, मैं इसलिए कह रहा था कि आप उसको उसकी सेटिंग चेंज कर देते। जी जी, मैं कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, थैंक यू सर। कर सर लेता फाइनल का सिलेबस पूरा है? हूँ। बेटा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ठीक है सर, थैंक यू। 4 से लेके 9 तक, पहले 3 नहीं है। ठीक है। ठीक है बेटा, लेकिन किताब प्लीज पढ़ते रहिएगा साथ साथ। श्योर सर। ठीक है बेटा, चलो अपना बहुत ख्याल रखना, यस दुआओं में याद रखना। सर, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।